नमस्कार, मैं हूं स्मृति रस्तोगी और कू स्टूडियो के इस लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। जागरण.com के इस ब्रांड न्यू शो में हम बात करेंगे 5 राज्यों में हो रही चुनावी गतिविधियों के बारे में। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में इलेक्शंस को लेकर जो कुछ भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग कूज होंगे उनको हम यहाँ स्टूडियो में डिस्कस करेंगे, उनका बैकग्राउंडर बताएंगे और उनके इम्पैक्ट के बारे में भी यहाँ डिस्कशन होगा। आज फिलहाल मेरा स्टूडियो में साथ दे रहे हैं जागरण न्यू मीडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रत्युष रंजन। प्रत्युष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्मृति। प्रत्युष, यूपी से ही हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 मार्च को छठे चरण का मतदान होना है। पूर्वांचल की कई इंपॉर्टेंट वीवीआईपी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर मतदान होगा, उनके बारे में, उन सीटों के बारे में हमें बताइए। और लास्ट इलेक्शंस में किस पार्टी का इन सीटों पर दबदबा रहा था? जी बिल्कुल स्मृति, पूर्वांचल का जो एरिया है उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण है इस राज्य के लिए, क्योंकि जिस भी पार्टी, जिस भी अलायंस की का डोमिनेंस इस एरिया में होता है पॉलिटिकली, उसकी सरकार बनती है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के जो 6वें चरण है, इसमें 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों के लिए मतदान डाले जाएंगे। मतदान का टाइम जो है वो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। 10 जिलों में स्मृति जो महत्वपूर्ण जो 10 जिले हैं उनके नाम है अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया एवं बलिया। इनकी विधानसभा सीटें शामिल हैं। इस छठे चरण में स्मृति 11 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और जो कुल 676 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे मार्च 3 को जो इलेक्शन होगा। आपने सीटों के गणित की बात की, सो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूं। जो पूरा पूर्वांचल है, पूरे पूर्वांचल में करीबन 26 जिले हैं। 26 जिले में टोटल 156 सीट्स हैं। अगर 2017 के विधानसभा चुनाव पे नजर डालें तो उसमें हम देखेंगे कि बीजेपी ने 106 सीटों पे कब्जा किया था, जो जिसके कारण उनकी एक मैसिव मेजॉरिटी जो उनकी आई थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 18, बीएसपी को जो है 12 सीटें आई थी और अपना दल को 8 और सुभाषपा जो पार्टी है राजभर की, उनको 4 सीटें आई थी। तो आप देखें कि 106 सीट लेकर कैसे बीजेपी ने अपनी सत्ता हासिल की थी और एक डोमिनेंस जो बनाया था। अभी जो अभी के इलेक्शन चल रहे हैं, जो छठा चरण हमारा है, इसमें हर पार्टी का जोर इसी पे है कि ये क्षेत्र में कैसे अपनी डोमिनेंस बनाई जाए जी। इसके लिए हर वो दिग्गज नेता, हर पार्टी के पूरी कैंपिंग उनकी हो रही है इस इलाके में और लगातार जनसभाएं हो रही हैं और अब देखते हैं कि इस जनसभाओं का क्या इम्पैक्ट निकल के आता है मार्च 10 तारीख को। आपने डोमिनेंस की बात कही कि किस तरीके से बीजेपी का 106 सीटें, पूर्वांचल बहुत एक इम्पॉर्टेंट गढ़ माना जा सकता है बीजेपी का। क्या इस बार कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा फेवर में बीजेपी के, या सीटें और उनके खेमे में आने की उम्मीद है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है स्मृति, क्योंकि अगर हम देखें एक समय था जब इस वोट बैंक है इस एरिया में, जिन पार्टीज का अपना कैडर वोट है इसमें, उसमें दलित और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनका काफ़ी डोमिनेंस है। और एक समय था जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका डोमिनेंस था पूरा इसके ऊपर, उनकी फॉलोइंग थी और सपोर्ट था, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट था। लेकिन 2014 का इलेक्शन, 2017 का इलेक्शन, फिर 19 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ एंड 17 का जो यूपी का विधानसभा का इलेक्शन था, कंप्लीटली सिनेरियो बदल गया वहाँ पे और एक क्रॉस कास्ट लाइन जो है बीजेपी को वोट मिला था। तो उसको ही, वो इक्वेशन को तोड़ने की तैयारी में अखिलेश यादव इस बार हैं और ये देखना बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि लगभग सारी ताकत लगा दी है और जो सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टी थे, जो अलायंस में थे, जैसे ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के, वो पिछली बार बीजेपी के साथ थे, अभी वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हालांकि राजभर ने पार्टी तो 2002 में लॉन्च कर दी थी, लेकिन पहली बार सीट जो थी उनकी वो पिछले इलेक्शन में बीजेपी के सपोर्ट से उन्होंने करीबन 8 सीट जीती थी। तो उनको लग रहा है कि अब उनकी सीटें बढ़ेंगी, तो अब वो सपा के साथ है और लगातार हमले करते हैं बीजेपी पे और योगी पे। हालांकि अपना दल और बाकी जो 1-2 और अलायंस पार्टीज हैं बीजेपी के साथ अभी भी खड़े हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वहाँ पे क्वेश्चंस बन गए हैं स्मृति, और देखने वाली बात होगी कि राजभर और समाजवादी पार्टी, इनका कॉम्बिनेशन जो है वो योगी और मोदी के कॉम्बिनेशन को, जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसको कहाँ तक ये लोग तोड़ पाते हैं या सफल हो पाते हैं कि नहीं। जी, पूर्वांचल की बात हम क्योंकि कर रहे हैं तो वाइट वॉश की बात कही कि किस तरीके से बीजेपी ने पूरा कंप्लीट वाइट वॉश कर दिया था लास्ट इलेक्शन में। क्या वजह थी कि अपने जो ग्राउंड है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों की मैं बात कर रही हूँ, कि उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड खो दिया पूर्वांचल पर?
देखिए, कोई भी पार्टी स्मृति अपना स्ट्रांग होल्ड होती है, उसका एक ही रीजन है कि वो जनता की आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। बिल्कुल। जनता की आकांक्षाओं पे अब खरे उतरने के लिए आपको हर वो काम करना पड़ेगा जिसके लिए सरकार आपकी बनी है और लोगों ने आपको वोट दिया है। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए घर, सुरक्षा और एक जॉब सिक्योरिटी, बिल्कुल, जो बेसिक नीड्स होती है, बिल्कुल। जिसको बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। बिल्कुल। तो इस पे अगर आपकी पार्टी खरी नहीं उतर पा रही है, जो कोई भी सरकार में रही हो, क्योंकि 2002 में 2007 में बीएसपी की सरकार थी, फिर उसके बाद उसके पहले बीएसपी थी, फिर एसपी आई, फिर अभी बीजेपी की सरकार बनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सरकारें बदलती हैं, ये वापस फिर आती हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव को तैयार नहीं होता है। अगर योगी ने पिछले 5 साल में अपने बीजेपी की सरकार में अल्टरनेटिव दिया है, तो क्यों ना जनता उसको वापस लेके आए। लड़ाई इसी की है कि अल्टरनेटिव आप दोबारा जब चुन के आएंगे, इसका मतलब लोगों ने आपको पसंद किया है। बड़ी खूबसूरत बात ही आपने बताई कि एक ऑल्टरनेटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक या दो में से ऑप्शन में से कोई ऑप्शन है ही नहीं प्रत्युष अगर माना जाए। अच्छा, सारी पार्टीज के जो दिग्गज नेता हैं वो इस वक्त दे आर क्रिस क्रॉसिंग द एंटायर स्टेट टू गैदर मैक्सिमम मोमेंटम अपनी पार्टी के लिए। क्या कुछ नया रहा आज दिन भर में? आज और भूलना नहीं चाहिए कि आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन है, जो छठे चरण का मतदान है उसके। जी बिल्कुल। आज स्मृति महाशिवरात्रि है और हम दर्शकों को ये महाशिवरात्रि की बधाई दे दें। और इसमें पूजा पाठ का दौर रहा है। सुबह से योगी आदित्यनाथ गोरखधाम मंदिर में उन्होंने सुबह सुबह पूजा अर्चना की, उसके बाद अपने कैंपेन में चले गए। प्रियंका गांधी ने भी जाके मंदिर में पूजा किया है। कई सारे लीडर्स ने दिन की शुरुआत जो है आज मंदिर से की है, वहाँ पे पूजा पाठ करने से की है। और उसके बाद योगी की सभाएं चल रही हैं, प्रियंका गांधी की सभाएं भी लाइंड अप हैं जो आज पूरे दिन हुई हैं। और बाकी सारी सभाओं में एक खास बात वो ये है कि सारे पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो सीधा सीधा अटैक कर रहे हैं अब अपने अपोनेंट्स पे। और खासकर योगी ने अपनी सभाओं में, योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में परिवारवाद को लेकर और उनका जो एक सिग्नेचर स्टाइल हम बोल सकते हैं बुलडोजर को लेकर, कि उनका कहना है कि ये बुलडोजर चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, और माफियाओं के ऊपर ये क्रश करता रहेगा, उनको ये रुकेगा नहीं। तो ये कुछ बड़े इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं जो ये पार्टीज यूज करती हैं और ये नेता यूज करते हैं। और वैसे ही अखिलेश यादव भी जो है वो अपने अपोनेंट योगी आदित्यनाथ पे हमला करते रहे हैं कि इन्होंने डेवलपमेंट को उस तरह से लोगों तक नहीं पहुंचा जैसे उन्हें पहुंचाना चाहिए था। जी, तो पूरे दिन ये घटनाक्रम जारी रहा है और सारे बड़े बड़े दिग्गज जो हैं स्टेट में एक्टिव रहे हैं। और सबसे ज़रूरी है वो ये है कि ये पूर्वांचल कितना इंपॉर्टेंट है स्मृति, ये जानने के लिए हमें बताना ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद 3 मार्च से 5 मार्च तक वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों में जनसभाएं करने वाले हैं। जी। इसी बात पे प्रत्युष, हमारे पास कुछ लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो हेडलाइंस हैं या ट्रेंडिंग कहें कि न्यूज़ हैं, खबरें हैं। आइए पहला कू देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जैसे कि आपने भी बताया था, माफियावादियों और घोर परिवारवादियों के खिलाफ उन्होंने हमला बोला है। पिछले 5 सालों में ये बड़ा ही डोमिनेंट एक ट्रेंड रहा है, ये हमला बोलना परिवारवादियों के खिलाफ और माफियावादियों के खिलाफ। जनता ने कैसा सपोर्ट इनको किया है इस विषय पर? स्मृति, आप अगर देखें, आप अगर ट्रेंड पकड़े बीजेपी लीडर्स का, जब वो भाषण देते हैं खास करके कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट में, तो उनका सबसे पहला हमला परिवारवाद के नाम पे ही होता है। क्योंकि उनका ये कहना है कि ये पार्टीज को एक कोई खास परिवार ही रन करता है। हालांकि अगर इन पार्टीज के लीडर से आप पूछें तो ये साफ साफ इनकार करेंगे और अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र की दुहाई देंगे कि हाँ, लोकतंत्र हमारी पार्टी में भी है। लेकिन ये हमला लगातार बीजेपी की तरफ से होता है। वही योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार लगभग हर दूसरे भाषण में उन्होंने परिवारवाद की बात जरूर की है। हमने प्रधानमंत्री मोदी के भी कई कैंपेन्स देखे हैं जहां पे उन्होंने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगातार हमले किए हैं। एक और कू है हमारे पास, दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है बीएसपी के स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी। अंबेडकर नगर में बहुजन समाज पार्टी का इलेक्शन पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, उसे एड्रेस किया गया। इतना कुछ एक्टिव देखा जाए तो इस पूरे इलेक्शन में बीएसपी मायावती इतनी एक्टिव नहीं दिखी, मगर ये अंबेडकर नगर की जो सीट है ये इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी ज़रूरी क्यों है और इसके लिए कितना ज़रूरी है कि वो इसमें बने रहें? स्मृति, किस तरह का पॉलिटिकल कंपल्सन रहा है बीएसपी के लिए कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे वो इस इलेक्शन में, वो दिख भी रहा है। लोग अगर इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो शायद वो रिपोर्ट्स को देख के ही कर रहे होंगे। लेकिन ये जो सतीश चंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं, अंबेडकर नगर में जो अपने पार्टी के जो पब्लिक मीटिंग के ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो प्लान हुई थी आज के लिए,
इसमें ये एक लास्ट स्टेप में होता है ना कि एक जाती हुई चीज़ को पकड़ने की जो अपनी तरफ से कोशिश होती है वो यही है, क्योंकि अंबेडकर नगर दलित चूंकि पार्टी का बेस दलित वोट बैंक रहा है। और सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में बता दूं कि ये वो नेता हैं बीएसपी के जिन्होंने दलित प्लस ब्राह्मण का इक्वेशन दिया था पहली बार, जिस पे चुन के मायावती की सरकार आई थी और उन्होंने अच्छी खासी सरकार चलाई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर हैं पार्टी के, और बीएसपी की तरफ से ये कोशिश मुझे दिखती है कि अपने कोर वोट बैंक को पकड़ के रखें, क्योंकि वो कोर बैंक आप देखेंगे पिछले 2-3 इलेक्शन में अगर आप देखें तो इनके वोट शेयर बहुत ज़्यादा बदलते नहीं है, ऊपर नीचे रहते हैं, बहुत माइनर डिफरेंसेज होते हैं। तो ये उसकी ही एक कोशिश है मगर कि इतना वोट बैंक जाए। इतना जो एक्टिव नहीं रहे हैं बीएसपी, जो मायावती इतना एक्टिव नहीं रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक नाखुशी तो रही होगी कि इतना बड़ा स्टेट है और कहा जाता है कि अगले लोकसभा चुनाव होंगे उसके लिए भी एक अहम किरदार निभाता है यूपी उत्तर प्रदेश, तो लोगों में एक खासा निराशा तो रही होगी। स्मृति, मेरी थोड़ी सी सोच अलग है इसमें, इसलिए कि कॉमन लोगों की बात नहीं है, ये इनके कोर वोट बैंक की बात है। अगर आप इनके कोर वोट बैंक की बात करेंगे तो हो सकता है जब इनको 28-29% जब सीट्स मिली थी उस समय से अब 22% पे आ गए हैं, क्योंकि खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी ने एक नया वर्ग क्रिएट किया है, एक अलग क्लास क्रिएट किया है जो है बेनिफिशियरी क्लास। तो बेनिफिशियरी क्लास वो किसी कास्ट का हो सकता है, उसमें से खासकर दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग काफ़ी हैं जिनसे सीधा संवाद करके अपने स्कीम्स के जरिए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। तो वो हो सकता है कि वो कोर वोटर थोड़ा सा हिले हो, लेकिन बीएसपी का अपना एक कोर वोटर है, वो इंटैक्ट रहता है, जिसके बारे में कम हो नहीं सकता है, चाहे उनके नेता उनके लिए प्रचार करे या ना करे, वो एक लॉयल वोट बैंक उनका वो है ही है। बिल्कुल। अच्छा प्रत्युष, हमारे पास कुछ रिएक्शंस भी हैं जो आज दिन भर की जो घटनाक्रम चली है, जिस तरीके से चीजें हुई हैं पॉलिटिकल अरीना को देखते हुए, उत्तर प्रदेश को फोकस करते हुए। आइए पहला हम रिएक्शन को ऊपर देखते हैं। शैलेश अग्रवाल हैं, इन्होंने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस उठाए हैं कि क्या उत्तर प्रदेश जाति की राजनीति से कभी ऊपर उठ पाएगा। आज़ादी के इतने साल में भी पार्टियां जातीय समीकरण देखकर अपना कैंडिडेट उतारती हैं और लोग भी अपनी जाति के हिसाब से वोट करते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट है स्मृति, क्योंकि नया जनरेशन, नए वोटर्स काफ़ी हैं हिंदुस्तान में, यंग वोटर्स काफ़ी हैं, और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि सारे यंग वोटर्स जो हैं वो कास्ट इक्वेशन पे देख के वोट करते हैं। ये एक समय होता था, अब भी होता है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा नहीं होता है, कास्ट हमेशा एक रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हमेशा ही रोल प्ले करता रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसकी शुरुआत इसलिए हो चुकी है कि कई सारे एक्सपर्ट्स इस बात पे चर्चा करते हैं और सीधा सीधा कास्ट इक्वेशन को बेस मान के किसी भी विकास, मुझे लगता है विकास एक मुद्दा है, विकास चाहती है आज की युवा जो पीढ़ी है, वो सिर्फ विकास चाहती है। बिल्कुल। तो यही इनका जो पोस्ट था ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी लोगों तक पहुंचना भी चाहिए। एक और दूसरा हमारे पास कू है, वो है महेशिका त्रिवेदी का। जितने वादे चुनाव में किए जा रहे हैं उसका अगर 10% भी कोई नेता या पार्टी निभा दे तो यूपी की तस्वीर बदल जाएगी। बहुत जरूरी ये सवाल है, 10% भी निभा दे सब कुछ बदल जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसका एक उपाय है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है ये। इसका एक उपाय है कि लगभग सारी पार्टी से एक मैनिफेस्टो रिलीज होते हैं इलेक्शन से पहले, उस मैनिफेस्टो को सेव करके रख लें, बहुत अच्छी जिसकी सरकार बने उसके बाद उस मैनिफेस्टो के ऊपर आए और सही में देखें कि 10% हुआ भी है कि नहीं। बहुत अच्छी बात है, ये 10% शायद ना भी होता है, कई सारे केसेस में हुए होंगे ऐसे, अगर उसका हम रिसर्च करें देखें तो शायद ये हो सकता है कि 10% वादे भी पूरे नहीं किए गए और 5 साल निकल गए। 5 साल निकल गए। एक और हमारे पास कू है, सिया हमें भेजती हैं, क्या उत्तर प्रदेश में इस चुनाव को 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाना चाहिए? अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो इसके क्या मायने होंगे? जो कि हम बात कर रहे थे कि ये एग्जैक्ट जो होता है उसको एक तस्वीर देख ली जाती है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव होंगे उनमें उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा और अहम किरदार हो सकता है। बिल्कुल स्मृति, दिल्ली के सत्ता के गलियारे का रास्ता जो है वो यूपी होके ही जाता है, हम इसको जानते हैं और यूपी हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। लेकिन भारत का लोकतंत्र काफ़ी मजबूत है और भारत के लोकतंत्र में हर इलेक्शन, हर चुनाव उतनी ही महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाना चाहिए और देखा जाता भी है। सो हर स्टेट का हर इलेक्शन उस स्टेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, और वो अपनी जो एक पहचान रखता है नेशनल लेवल पे, उस नेशनल लेवल पे भी पहचान के बेसिस पे देखें तो सारे इलेक्शंस महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, यूपी का इलेक्शन चूंकि एक बड़ा स्टेट है,
403 विधानसभा की सीटें हैं। और लोकसभा की सीट्स भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। तो जो भी पार्टी का डोमिनेंस वहाँ बनता है, ऑब्वियसली एक उसको अपर हैंड तो मिलता है नेशनल पॉलिटिक्स में। अच्छा प्रत्युष, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस भी हैं जो आज दिन भर में घटा, उसको लेकर हम आपको बताते हैं। सबसे पहली जो हेडलाइन है वो है चुनावी होली में राजनीति के रंग, सीएम योगी के भगवा तक पहुंची सपा की लाल टोपी से तेज हुई छींटाकशी। दूसरी हेडलाइन प्रत्युष? दूसरी हेडलाइन है यूपी इलेक्शन 2022 से रिलेटेड है कि छठे चरण का मतदान की कैंपेनिंग आज शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाएगी और इलेक्शन जो है वो मार्च 3 को है। सो सारी कैंपेनिंग इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से आज शाम 6 बजे तक सारी कैंपेनिंग बंद हो जाएगी। एक और बर्निंग इशू है प्रत्युष, जो है रशिया और यूक्रेन की वॉर को लेकर। उसमें हेडलाइन है कि रूस के हमलों के बीच भारतीय दूतावास का निर्देश, आज ही यूक्रेन की राजधानी कीव छोड़ेंगे भारतीय नागरिक। एक समन, एक टाइप का समन इशू हुआ है भारतीय नागरिकों को यूक्रेन में। अच्छा, ये जो हम, क्योंकि इलेक्शन हमारा फोकस है अभी, तो आप इलेक्शन में ये छींटाकशी की बात चल रही है, ये कुछ इस पे आप थोड़ा सा रोशनी डालें। जी स्मृति, जब भी इलेक्शन लास्ट अपने फेज में आता है, जब अपने लास्ट चरण में आता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं और रंगों को लेके काफ़ी छींटाकशी हो रही है। अखिलेश यादव जो लाल टोपी पहनते हैं तो उनमें लाल रंग, और सब सुभाषपा जो राजभर की पार्टी है उनका पीला रंग और अब भगवा रंग। तो ये काफ़ी अटैक चल रहे हैं, हर दोनों तरफ के लीडर्स अटैक करते हैं। अभी हमने देखा था कि अखिलेश यादव की पत्नी ने भगवा रंग पे अटैक किया था, उसके पहले भी उनकी लाल टोपी पे अटैक हुआ था। तो ये एक चुनाव को एक अलग लेवल पे लेके जा रहा है। इसको बहुत लाइटली लेना चाहिए जनता को भी और लीडर्स को भी, और अपने मुद्दों, जो खास मुद्दे हैं, उनसे भटकना नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बताई कि खास मुद्दों से भटकना नहीं चाहिए। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सब कू डाउनलोड करें और कू के ज़रिए हमारे साथ जुड़ें। आप कोई भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग इलेक्शन से रिलेटेड जो भी खबर है, समाचार है, न्यूज़ है, आप उस पर अपना विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारा हैशटैग यूज़ करके। हमारा हैशटैग है #कू स्टूडियो ऑन जागरण और #स्टेट इलेक्शन 2022। फिलहाल मुझे और प्रत्युष को दीजिए इजाजत। एक और अहम बात हमारे व्यूअर्स से, आप अपने मतदान का इस्तेमाल जरूर करिए। नमस्कार। नमस्कार।